Hello everyone, I am Barkha Vats and I welcome you all to Law in Layers, where we started our environment law series and now we are moving forward to the third part of International Convention and Protocol. सबसे पहले आती है मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी 2013। ये कन्वेंशन कहती है कि आपको ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है एडवर्स इफेक्ट से जो कि मर्करी से हो रहा है या मर्करी कंपाउंड से हो रहा है, जिसका मतलब है कि आपको अपने देश के अंदर और आपको अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो भी मर्करी या मर्करी कंपाउंड का आप यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करिए। आप एकदम से उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप उसको ख़त्म करने के कगार तक ले आएँ, तो मिनिमाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। इस कन्वेंशन को लाने का रीज़न था जापान। हुआ क्या था, 1950s के अराउंड में एक इंडस्ट्री चल रही थी जापान के अंदर जिसको हम चीज़ो कॉरपोरेशन बोलते हैं। ये क्या कर रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा मरकरी को यूज़ करती थी और जितना भी इसका कंटेनिमेटेड वाटर था या जो वेस्ट वाटर था उसे वो डिस्चार्ज कर रही थी मिनामाता बे में। और जो मिनामाता बे में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो उस पानी को कंज्यूम कर रहे थे, तो जिसकी वजह से कंटेनिमेट हो गई थी कौन, फिशेस, क्रैब, जो भी आपकी चीज़ें होती है जो पानी में रहती है वो सब कंटेनिमेट हो गई थी। और वही लोगों ने, लोकल रेजिडेंट्स ने खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने लग गया, बर्थ डिफेक्ट होने लग गए, पैरालिसिस होने लग गई और लोगों की जान जाने लग गई। तो जब इस चीज़ को देखा गया कि इतनी ज़्यादा डिसीज़ लोगों में आ रही है बिकॉज ऑफ दिस मरकरी, तो बोला गया कि मरकरी के कंजम्पशन को कम किया जाए। इंडिया ने भी इस बात को साइन कर दिया गया था 2014 में, लेकिन रैटिफाई किया था 2022 में। अब यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आती है कि साइनिंग और रैटिफाइंग में फ़र्क क्या होता है। देखो, साइनिंग क्या होता है कि आप उस कन्वेंशन के बारे में सोचेंगे, आप कह रहे हो कि मैं इस कन्वेंशन का पार्ट बन रहा हूँ, मेरे को ज़रा अपनी कंट्री की कंडीशन देखने दीजिए कि क्या मैं इसको फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं। तो मतलब जब आप साइन करते हैं तो आप लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन जब आप उस कन्वेंशन को रैटिफाई कर देते हैं तो आप लीगली बाइंडिंग हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं साइन कर चुका हूँ, अब मैं इसे रैटिफाई कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने देश में इसको लागू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिया ने साइन तो 2014 में कर दिया था, लेकिन रैटिफाई 2022 में किया। इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा जो थर्मामीटर्स हैं, जो CFLs हैं, इन सबको कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मरकरी इसमें यूज़ होता है तो इसको कम करेंगे। इम्प्लीमेंट कैसे करता है इंडिया, एनवायरनमेंट एक्ट के थ्रू, उसके अलावा 2016 के रूल्स के थ्रू। इंडिया को इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि इंडिया ये सोच रहा था कि थर्मामीटर्स की जगह अगर आप कोई ऑल्टरनेट लेके आते हैं तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होगा, आपको बाहर से जो है टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के इंडिया को इतना टाइम लगा और उसके बाद में इंडिया ने साइन कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, पेरिस एग्रीमेंट 2015। पेरिस एग्रीमेंट आया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। ये कन्वेंशन जो थी ये हमने रियो कॉन्फ्रेंस 1992 के अंडर पढ़ी थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पढ़े हैं, वहाँ हमने इसे डील किया हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट का काम था कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, और जो भी आपके ग्लोबल रिस्पॉन्सेज को थे उनको स्ट्रेंथन करना है क्लाइमेट चेंज के लिए थ्रू मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड क्लाइमेट फाइनेंस। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट में कुछ की फीचर्स को लाया गया था, जैसे कि यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन। चाहे आप डेवलप्ड कंट्री हो चाहे आप डेवलपिंग कंट्री हो, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पूरी करनी है। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल, जो हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इन्हीं के बारे में बात की थी, उसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली थी। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट ने क्या किया, उसने दोनों ही, चाहे आप डेवलप्ड हो चाहे आप डेवलपिंग हो, आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। सेकेंड था नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसे हम NDCs बोलते हैं। हर कंट्री को 5 साल में, हर 5 साल में अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान को सबमिट करना है। जो भी आपने, जैसे भी आपको अपनी कंट्री के अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना है, या आप कैसे एक क्लाइमेट जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, उनको अडेप्ट कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आपको एक प्लान बनाना है। आपको जो प्लान है वो सबमिट करना होगा हर 5 साल के अंदर। नो लीगल पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस। देखो, आपको प्रोसीजर, आपको प्लान तो सबमिट करना ही करना है, लेकिन उसके आउटकम बाइंडिंग नहीं है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको टारगेट रखना है, आप उस टारगेट को रखिए। अगर आप उन्हें अचीव कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पाते तो भी ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। फोर्थ था क्लाइमेट फाइनेंस। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो प्रोवाइड कर रही थी एटलीस्ट $100 बिलियन
हर साल टू द डेवलपिंग कंट्री। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट गोना कम अप्रॉक्सीमेटली 8.3 लाख करोड़। इतना जो भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड करना है। क्यों? कि वो मिटिगेशन कर सके, वो अडेप्टेशन कर सके और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन होता है कि ऐसे कुछ भी प्लान्स, ऐसे कुछ भी एक्शंस करना जिनके थ्रू आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस कर सके। ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इनके बारे में पढ़ा हुआ है, आप उसे रेफर करिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्शन, जो भी प्लान आपको करना है उसे हमें मिटिगेशन के थ्रू। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप सोलर पैनल्स लगा लीजिए, आप क्रॉप ग्रो करिए, आप प्लांटेशन ग्रो करिए, बहुत ज़्यादा पेड़ उगाइए। इसके अलावा आप पब्लिक व्हीकल का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, आप प्राइवेट व्हीकल को मत यूज़ कीजिए। अडेप्टेशन होता है कि जो भी क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ चुका है, जो भी क्लाइमेट की चीज़ें हो चुकी हैं जो अनअवॉइडेबल है, आप उनके साथ रहना सीख लीजिए, उन्हें अडेप्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल, जैसे कोई एक एरिया है जहाँ पे पानी का ज़्यादा सोर्स नहीं है, तो वहाँ पे आप ऐसे क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा प्लांटेशन स्टार्ट कर दीजिए जिन्हें पानी की कम ज़रूरत हो। तो आपको उस एनवायरनमेंट को, उस क्लाइमेट को अडाप्ट करना है, उसके साथ रहना सीख लेना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपको उसे और नहीं बिगाड़ना है, आपको उसे और ख़राब नहीं करना है। तो आपको उस क्लाइमेट जो कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ चुकी है उसके साथ अडाप्ट करके उसमें रहना सीखना है। नेक्स्ट होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। कहा गया है कि उनको नॉलेज, उनको इंफॉर्मेशन, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, जैसे कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाए। ठीक है, कैसे करोगे? जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं वो अपने अंदर जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताए। इसके अलावा उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाए। शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज अक्रॉस द बॉर्डर को ओपन किया जाए। इसके थ्रू आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर लिया था 2016 में और रेटिफाई भी कर लिया था। इंडिया के अंदर पेरिस एग्रीमेंट को कोई एक एक्ट नहीं चला सकता, तो आपका एनवायरनमेंट एक्ट, आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, तो सारे एक्ट मिलके पेरिस एग्रीमेंट के जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बोला गया था ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म के बारे में। बोला गया था कि हर कंट्री को ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना है, तो उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि उनके थ्रू कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट या प्लान सबमिट किया था उसका क्या प्रोग्रेस है, और क्या क्लाइमेट का फाइनेंस उन्हें मिल रहा है या वो दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें रिपोर्ट के थ्रू सबमिट करनी होगी। Now let's move to the next one. Before starting the third one, let's understand the difference between Kyoto and Paris Agreement. अगर आपको याद हो तो अभी जस्ट हम पेरिस एग्रीमेंट पढ़ के आए हैं। कब हुआ था पेरिस एग्रीमेंट? 2015 में। एंड क्योटो कब आया था? 1997 में। इसको आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ सकते हैं, हम इसको प्रीवियस वीडियो में डील कर चुके हैं। तो क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट दोनों ही सेम चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? कि ये तो 1997 में आया था, ये 2015 में आया था। ठीक है, इसको फोर्स में आने में 2005 लग गया था। ठीक है, इसको 2016 इंडिया के लिए है ये। ठीक है, ये इंडिया के लिए मैं बता रही हूँ, केम इनटू फोर्स 2005 एंड 2016। ये लीगली बाइंडिंग था। ठीक है, फॉर डेवलप्ड नेशन। अगर आपको याद हो तो जस्ट अभी हम पीछे वाली स्लाइड में ही पढ़ के आए हैं कि पेरिस एग्रीमेंट को बोला गया था कि ये डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों ही चीज़ों के लिए वो रहेगा, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, उन दोनों को ही काम करना होगा। तो ये लीगली बाइंडिंग था सिर्फ डेवलप्ड नेशन के लिए, क्योटो डेवलपिंग के लिए नहीं था। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट पार्शियली है नेशनल टारगेट के साथ। इसका क्या मतलब है? नेशनल टारगेट का पार्शियली का मतलब पूरा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों में हाँ ये बाइंडिंग है, लेकिन पूरा बाइंडिंग नहीं है। और नेशनल टारगेट क्या था? अगर आपको याद हो, हमने पेरिस एग्रीमेंट में पढ़ा था कि आपको जो है सबमिट करना होगा जो आपका क्लाइमेट एक्शन प्लान है। ठीक है, तो आपको क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिट करना है, इसके लिए ये लीगली बाइंडिंग है। लेकिन आप उस गोल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसके लिए नहीं है। तो ये पार्शियली था। टारगेट ग्रुप क्या थे? डेवलप्ड ओनली। बताया था मैंने, क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के ऊपर कह रहा था कि आपको काम करना है। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट ऑल कंट्रीज पे आ गया था, चाहे आप डेवलप्ड हो, चाहे आप डेवलपिंग हो, चाहे आप अंडर डेवलप्ड हो, सबके लिए।
आपके अंदर इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन 5.2 डिग्री की बात की गई थी और इसके अंदर 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री सेल्सियस की बात की गई थी। आई थिंक इतना क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में एंड ये बात करता है ओजोन के बारे में। ये कहता है कि जो आपकी गुड ओजोन है, जो आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, उसे डिप्लीट होने से, उसे खत्म होने से रोका जाए। उसे खत्म होने से रोकना कैसे होगा? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल किया जाए, उसको रोका जाए। तो उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर अमेंडमेंट की गई थी बाय द किगाली, तो उसे हम बोल देते हैं किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस अमेंडमेंट में बोला गया था कि जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनके प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को फेज डाउन कर दो। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, ये बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कि एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में और फॉर्म्स में यूज़ की जाती है और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सबसे स्ट्रॉन्ग गैसेज में मानी जाती है और वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल वे में अफेक्ट करती है। इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था इसको 2021 में और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान 2019, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल्स 2000 जो कि अमेंडेड हैं। इसके अलावा जो इंडिया ने कूलिंग एक्शन प्लान लाया था 2019 में, उसमें बोला कि हम लोग कूलिंग डिमांड को 25 to 30% तक कम कर देंगे 2037-38 तक। हम रेफ्रिजरेंट डिमांड को भी कम कर देंगे, हम एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देंगे और हम जॉब प्रोवाइड करेंगे ग्रीन कूलिंग सेक्टर में। इसके बाद अब हम इस आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं विद सम MCQs। द पेरिस एग्रीमेंट वॉज अडॉप्टेड अंडर विच इंटरनेशनल फ्रेमवर्क? UNCCD, UNEP, UNFCCC, WTO। देखते ही क्लियर है। UNFCC याद है, रियो कॉन्फ्रेंस 1992। द मिनामाता कन्वेंशन इज नेम्ड आफ्टर विच कंट्रीज एनवायरमेंटल डिजास्टर? चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। जापान। What is the main goal of the Kigali Amendment? To ban all ozone depleting substances, to phase down hydrofluorocarbon, to reduce greenhouse gases by 50%, to promote renewable energy. To phase down hydrofluorocarbons. Which chemical is the focus of the Minamata Convention? देखते ही पता चल जाना चाहिए, मरकरी। हमें याद है जापान में क्या हुआ था, ठीक है, कौन सा डिजास्टर हुआ था। The Kigali Amendment is associated with which international treaty? Kyoto, Stockholm, Montreal, Paris। जस्ट अभी पढ़ के आए हैं हम ये चीज़, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.